हेलो फ्रेंड्स, आज एमपी जीके की इस नई वीडियो में हम देखेंगे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के भूगोल को और समझेंगे कि आखिर घाटी क्षेत्र क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र जो है यह ऊंचाई में जो सबसे निचला प्रदेश पड़ता है वो नर्मदा सोन घाटी प्रदेश ही पड़ता है। मैप में आप देखें नदियाँ जो हैं वो हमेशा ढलान में बहती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपको इस चीज़ में कठिनाई नहीं आएगी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभागों में कौन सा ऐसा विभाग है जिसकी ऊंचाई सबसे कम है, तो आप लगा देंगे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। अब पहला पॉइंट क्या हो गया कि यह ऊंचाई में मध्य प्रदेश में सबसे निचला क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर के लगभग है, आप इतना याद रखेंगे। ठीक, ये होती है जो ऊंचाई होती है हमेशा सी लेवल से होती है, ये आप याद रखें। ठीक, अब इसके बाद यह एक भ्रंश घाटी क्षेत्र है। भ्रंश घाटी क्षेत्र क्या होता है, भ्रंश क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझें। घाटी भी वही चीज़ है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। अब आंतरिक बलों के प्रभाव से जब भूमि का कोई भाग जो है वो नीचे बैठ जाता है या फिर किसी भूमि के दोनों तरफ के भाग ऊपर उठ जाते हैं, तो बीच में जो एक क्षेत्र बन जाता है जो अगल बगल के भागों से निचला होता है उसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। ये आप याद रखें। जैसे आप चित्र बना लें तो इस तरह बनाएं, ये दोनों तरफ पर्वत या पठार कुछ भी हो सकता है और बीच में जो खाली क्षेत्र बचता है, एक पर्वत इधर आ गया, एक पर्वत इधर आ गया, बीच में जो खाली क्षेत्र बचा वो होता है भ्रंश घाटी क्षेत्र। वहीं हमेशा नदियां बहती हैं, क्योंकि जब वर्षा होगी तो पानी जो है वो बहकर आएगा कहाँ पर, निचले क्षेत्र में, और निचले क्षेत्र में एक धारा के रूप में बहने लगेगा जिससे नदी धारा बन जाएगी। ये आप याद रखें। अब इसकी ढाल पश्चिम की ओर है। किस ओर है, पश्चिम की ओर। अब नर्मदा नदी यहाँ से अमरकंटक से निकलकर इस तरफ को आती है, किधर, गुजरात तरफ। मध्य प्रदेश के बीच से होते हुए पूरा यहाँ गुजरात है वहाँ तक आती है, वहाँ से अरब सागर में गिर जाती है आगे जाकर गुजरात को पार करके। तो ये दिशा कौन सी है, इधर से इधर आ रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है, तो ढलान होगी पश्चिम की ओर। तो ये आप लोग याद रखें, ढलान जो है वो पश्चिम की ओर है इस प्रभाग की। अब इसकी उत्तरी सीमा जो है वो विंध्याचल पर्वत बनाता है। विंध्याचल पर्वत यहाँ पर है, विंध्याचल पर्वत, ये आप याद रखें। और यहाँ पर है सतपुड़ा मैकाली। ये जो आपको प्रभाग है ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ये सतपुड़ा है। ठीक, तो इसके उत्तर में क्या है, विंध्याचल पर्वत, और दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा। तो इसकी उत्तरी सीमा कौन बनाता है, विंध्याचल पर्वत, दक्षिणी सीमा बनाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब उसके बाद जलवायु अगर हम इसकी देखें तो जलवायु जो है वो वर्षा यहाँ पर लगभग 70 से 140 सेंटीमीटर के मध्य होती है। कितनी होती है, 70 से 140। ये मैं आपको पहले ही बता चुका, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक नॉलेज के लिए जान लें। उसके बाद तापमान देखें तो तापमान यहाँ पे 10 से 40 डिग्री के बीच में रहता है हमेशा। अब उसके बाद मिट्टी देखें अगर यहाँ, तो मिट्टी यहाँ पर काली व गहरी काली व कंकरीली मिट्टी है। काली मिट्टी है, गहरी काली मिट्टी है और कंकरीली मिट्टी। मैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के विभाजन में आपको बताऊंगा कि मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप याद कर लें कि यहाँ काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और कंकरीली मिट्टी भी, कंकर जैसी मिट्टी भी है। ये लगभग मंडला वाले क्षेत्र में है, सिर्फ मंडला में ऐसी मिट्टी पाई जाती, कंकरीली। अब नदियाँ देखें तो नदियाँ जो हैं यहाँ पर नर्मदा व सोन नदियाँ मुख्य हैं। आपको नाम से पता चल रहा है कि नर्मदा नदी और सोन नदी यहाँ पर मुख्यतया बहती हैं। अब जिले व नगर देखें अगर, तो जिलों में जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी, नरसिंहपुर और नर्मदा किनारे बसे और भी जितने भी नगर हैं वो सारे इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये आप याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं कि इस प्रभाग की और क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो आगे देखें अगर, तो नर्मदा के और क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं जो याद रखने लायक है। तो नर्मदा का उद्गम आप याद रखें, उद्गम होता है अमरकंटक नामक जिले से। अमरकंटक यहाँ पर है कहीं पर, अमरकंटक आप याद रखेंगे।
अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है। उसके बाद नर्मदा को ग्रीक विद्वान टालमी ने नामोदोष कहा है। क्या कहा है? ग्रीक विद्वान मतलब ग्रीस या फिर टर्की आज के नाम से हम जाने तो टर्की के एक विद्वान थे टालमी, उन्होंने नामोदोष कहा है नर्मदा को। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। अब अन्य नाम देखें, एक नाम तो आपको मिल गया नामोदोष। अब दूसरे नाम अगर देखें तो एक होता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, क्योंकि यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की अत्यधिक अधिकांशतः जल की जो पूर्ति होती है वो नर्मदा से ही होती है, तो इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की भी मुख्य नदी यही है नर्मदा। ये मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में बहती है, जहाँ पर इस पर सरदार सरोवर डैम भी बना हुआ है। तो आप याद रखिए कि गुजरात की भी जीवन रेखा नर्मदा को ही कहा जाता है। उसके बाद देखें तो रेवा, रेवा के बाद मैकल सुता। मैकल सुता मतलब ये मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, और सुता मतलब पुत्री, मतलब मैकाल की पुत्री, मतलब नदियों को पर्वतों की पुत्री कहा जाता है। तो मैकल सुता नर्मदा को कहा जाता है, ये आप याद रखें। उसके बाद सोमो देवी, सोमो देवी भी कहा जाता है नर्मदा को। तो नाम आपने क्या क्या देखे? एक पहला हो गया नामोदोष, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, तीसरा हो गया गुजरात की जीवन रेखा, चौथा हो गया रेवा, पांचवा हो गया मैकल सुता और छठवा हो गया सोमो देवी। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सोमो देवी निम्न में से किस नदी का नाम हो सकता है, तो उसमें आपको चार ऑप्शन रहेंगे, तो आपको नर्मदा पे लगाना है। तो इस तरह ये नर्मदा का पार्ट जो है, नर्मदा सोन घाटी प्रदेश का पार्ट जो है ये पूरा होता है। अब हम अगले वीडियो में अगले प्रभाग की बात करेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।